हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज ब्लैक आउट ड्यूरिंग वार। युद्ध के दौरान ब्लैक आउट क्या होता है और गाड़ियों की लाइट पर काले रंग से लेकर घर की बत्ती तक लागू होते हैं नियम। तो देखेंगे आखिर ब्लैक आउट युद्ध के दौरान क्या होता है। ब्लैक आउट युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण रणनीति है जो दुश्मन के हमलों को मुश्किल बनाता है। हालांकि इसने नागरिक जीवन को जटिल बनाया, सड़क दुर्घटनाओं को बढ़ाया। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में लागू सख्त नियमों जैसे खिड़कियों को ढकना, वाहनों की हेडलाइट पर मास्क लगाना, गति सीमा ने युद्ध के समय की चुनौतियों को उजागर किया। युद्ध के समय ब्लैकआउट एक ऐसी रणनीति है जिसमें कृत्रिम रोशनी को न्यूनतम किया जाता है ताकि दुश्मन के विमानों एवं पनडुब्बियों को निशाना ढूंढने में कठिनाई हो। यह प्रथा मुख्य रूप से 20वीं सदी में द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान प्रचलित थी। ब्लैकआउट नियम घरों, कारखानों, दुकानों और वाहनों की रोशनी को नियंत्रित करते थे, जिसमें खिड़कियों को ढकना, स्ट्रीट लाइट बंद करना, वाहनों की हेडलाइट पर काला रंग या मास्क लगाना शामिल था। और वहाँ से ये ब्लैक लाइट वाली प्रचलन आई। इसके साथ ही युद्ध के दौरान किसी संभावित युद्ध की तैयारी में ब्लैकआउट सामूहिक रूप से बाहरी प्रकाश को कम करने की प्रथा, जिसमें ऊपर की ओर निर्देशित प्रकाश भी शामिल है। यह 20वीं सदी में दुश्मन के विमानों के चालक दल को अपने लक्ष्यों को दृष्टि से पहचानने से रोकने के लिए किया गया था। जैसे कि 1940 के लंदन ब्लिंटेज के दौरान तटीय क्षेत्रों में शहर की रोशनी के किनारे ब्लैकआउट ने जहाज़ों को समुद्र में आगे दुश्मन की पनडुब्बी तथा कृत्रिम प्रकाश के खिलाफ सिलहुट में दिखाई देने से बचाने में मदद की। युद्ध की स्थिति में ब्रिटिश तटीय शहरों को ब्लैकआउट करने की योजना 1913 में विंस्टन चर्चिल द्वारा एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड के रूप में उनकी भूमिका में तैयार की गई थी। ये योजना यूनाइटेड किंगडम के युद्ध में प्रवेश करने के 8 दिन बाद 12 अगस्त 1914 को लागू की गई थी। अक्टूबर 1914 को मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर ने आदेश दिया कि लंदन क्षेत्र में उज्ज्वल बाहरी रोशनी बुझा दी जाए और मंद कर दी जाए। स्ट्रीट लैंप को आंशिक रूप से काले रंग से रंग दिया जाए। अन्य जगहों पर मामला स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया गया था। 1915 की शुरुआत में जर्मन रणनीतिक बमबारी अभियान की शुरुआत के बाद बिना ब्लैकआउट वाले शहरों में आम लोग कभी कभी कानून को अपने हाथों में ले लेते थे, स्ट्रीट लैंप को तोड़ देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हवाई हमला हो सकता है। फरवरी 1916 में ब्लैकआउट प्रतिबंध पूरे इंग्लैंड में बढ़ दिया गया था। ऐसे ही फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1915 के वसंत में नेपोलियन अभियान की शुरुआत में पेरिस के लिए ब्लैकआउट लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसमें ढील दी गई। केवल 1918 के वसंत में इसे फिर से लागू किया गया, जब जर्मनी ने शहरों के खिलाफ भारी बम वर्षों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जर्मनी में ब्लैकआउट केवल पश्चिमी मोर्चे से 1950 किलोमीटर पीछे के क्षेत्र में लागू किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1940 में रात में बिजली गुल होने के बाद दौरान घर का रास्ता खोजने के लिए जर्मन पर टर्च की रोशनी डालती थी लंदन वासी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायु मंत्रालय ने पूर्वानुमान लगाया था कि ब्रिटेन रात में हवाई बमबारी के हमलों का सामना करेगा, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक हताहत होंगे और सामूहिक विनाश होगा। यह व्यापक रूप से सहमत था कि अगर जमीन पर मानव निर्मित रोशनी बुझाई जा सकती है तो नेविगेशन और लक्ष्यीकरण अधिक कठिन होगा। जुलाई 1939 की शुरुआत में सार्वजनिक सूचना पत्रक संख्या प्रशिक्षण साहित्य ने ब्लैकआउट अवधि के दौरान ब्लैकआउट नियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए लोकप्रिय अनुशासन की आवश्यकता के बारे में चेतावनी दी थी। युद्ध की घोषणा से पहले 1 सितंबर 1939 को ब्लैकआउट नियम लागू किए गए थे। इसके लिए जरूरी था कि रात में सभी खिड़कियों और दरवाजों को भारी पर्दों, कार्डबोर्ड एवं पेंट जैसी उपयुक्त सामग्री से ढक दिया जाए, ताकि दुश्मन के विमानों की मदद करने वाली किसी भी रोशनी की झलक को बाहर निकलने से रोका जा सके। सरकार ने सुनिश्चित किया कि आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो। स्ट्रीट लाइट जैसी बाहरी लाइटें बंद कर दी गई या उन्हें मंद करके नीचे की ओर प्रकाश को मोड़ने के लिए ढल दिया गया। ट्रैफिक लाइट और वाहनों की हेडलाइट जैसी जरूरी लाइटों को उनके बीम को नीचे की ओर जमीन की ओर मोड़ने के लिए सोलेटेड कवर से सुसज्जित किया गया। दुकानों और कारखानों में विशेष समस्याएं थी। कांच की छत वाले बड़े क्षेत्रों वाले फैक्ट्रियों में अस्थायी ब्लैकआउट पैनल लगाना असंभव था और अस्थायी तरीकों से दिन में उजालों में प्राकृतिक रोशनी खो जाती थी। दुकानों को ग्राहकों को आने और जाने पर रोशनी दिखाने से बचने के लिए डबल एयरलॉक दरवाजे लगाने पड़ते थे। ब्लैकआउट युद्ध के समय अप्रिय पहलुओं में से एक साबित हुआ, जिसमें कई नागरिक गतिविधियां बाधित हुई और व्यापक असंतोष और कम मनोबल पैदा हुआ। ब्लैकआउट को नागरिक
ARP वार्डन द्वारा लागू किया गया था, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी इमारत में थोड़ी सी भी रोशनी न आए। अपराधियों को कठोर कानूनी दंड दिया जा सकता था। ब्लैकआउट प्रतिबंधों ने रात में गाड़ी चलाने के खतरों को भी बहुत बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप मौतें भी बढ़ गई। परिणाम स्वरूप कुछ पहलुओं में ढील दी गई और गति सीमा कम कर दी गई। ब्लैकआउट के दौरान रात में डॉक में गिरने और डूबने से व्यापारी नाविकों की मौत भी दर्ज की गई। अंधेरे की आड़ में अपराध भी बढ़ गए। लूटपाट, चोरी, सेंधमारी, डकैती, धोखाधड़ी और गिरोह गतिविधियों से लेकर बलात्कार, हत्या, यहाँ तक कि सिलसिलेवार हत्याएं भी हुई। जैसे जैसे जर्मन युद्ध निर्माण क्षमता में गिरावट आई, सितंबर 1944 में डिम आउट की शुरुआत की, जिसे चांदनी के बराबर रोशनी की अनुमति मिली। अगर अलर्ट जारी किया जाता तो पूरी तरह से ब्लैकआउट लागू कर दिया जाता। अप्रैल 1945 में सड़कों पर पूरी तरह से रोशनी की अनुमति दी गई। 30 अप्रैल को, जिस दिन हिटलर ने आत्महत्या की, ब्लैकआउट लागू होने के 5 साल और 123 दिन बाद विग वेन को जलाया गया था। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद से महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के साथ युद्ध में संलग्न होने के दौरान हवाई हमले के संपर्क में था, जैसे कि डच हार्बर पर बमबारी, लूटपाट, एयर रेड्स और फुगो बैलून बम, लेकिन इन्हें मामूली एवं नगण्य माना गया। अमेरिकी मनोबल और युद्ध के प्रयास को नुकसान नहीं पहुंचाया। अटलांटिक तट के साथ तटीय ब्लैकआउट की कमी से मित्र देशों के शिपिंग को सीलहुट करने का काम किया गया। इस तरह जहाज़ों को जर्मन पनडुब्बी हमले के लिए उजागर किया गया। तटीय समुदायों ने पर्यटन को संभावित नुकसान का हवाला देते हुए सुविधा कारणों से ब्लैकआउट लगाने का विरोध किया। इसका परिणाम शिपिंग का विनाशकारी नुकसान था, जिसे जर्मन पनडुब्बी चालकों ने दूसरा हैप्पी टाइम करार दिया। MRD फूड का तर्क है कि ब्लैकआउट ने बमबरसों के नेविगेशन को बाधित नहीं किया, क्योंकि नेविगेटर पानी, रेल की पटरियों एवं बड़े राजमार्गों के प्रवर्तक निकायों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। रोशनी को आसानी से बंद किया जा सकता था। कभी कभी बड़ी सार्वजनिक इमारतों की खिड़कियों तारकोल लगाकर रोशनी को कम किया जा सकता था। द्वितीय विश्व युद्ध में रोशनी को अंदर रखने के लिए एक गहरे ब्लैकआउट पर्दे का इस्तेमाल किया गया। खिड़कियों पर तारकोल लगाने का मतलब अस्थायी ब्लैकआउट स्थिति हो सकता है। तो ये थी ब्लैकआउट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और वार के समय ब्लैकआउट क्यों किया जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। और जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।